हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को आप सभी के साथ साझा करता हूं। और जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रस्तावना के अंतर्गत आप इन 6 बिंदुओं के तहत पूरे अपने नोट्स को बनाएं। ये जीएस पेपर 2 के पॉलिटी खंड का पहला वीडियो होगा। तो इसके अंतर्गत हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और इसमें हम प्रस्तावना को 6 पॉइंट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे और तत्पश्चात इसी वीडियो में हम इस पे पूछे गए अब तक के जो एक दो प्रश्न हैं उसको मैं उस पे रखूंगा और उसके बाद उसको आंसर करने का प्रयास करूंगा। तो इन 6 बिंदुओं को अगर आप प्रस्तावना के अंतर्गत तैयार कर लेते हैं, अपना नोट्स इन 6 बिंदुओं के तहत बना लेते हैं, तो प्रस्तावना से पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। तो आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें आप पहला जो भाग होगा प्रियम्बल का, उसमें आप परिचय करके इसी प्रकार से लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि प्रस्तावना जो होता है किसी भी संविधान का आईना होता है, जिसमें उस संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं उसका संक्षिप्त रूप जो है वो दृष्टिगत होता है, आपको दिखाई देता है। वो ये बताता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान में जो विभिन्न चीजों का वर्णन किया गया है वो भारत को किस रूप में देखना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ध्येय क्या है। ठीक है, एक उद्देश्य क्या है, उसका ध्येय क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले जो समय होगा वो क्या होगा, वो हम अपने देश को किस रूप में देखना चाहते हैं। ये संविधान में वर्णित जो विभिन्न प्रावधान है और खास करके प्रस्तावना जो उसका आईना है वो ये वर्णित करता है। अर्थात संविधान हमारे भूत के संघर्ष, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के ये या फिर उससे पहले के जो हमारे संघर्ष थे, तो संविधान हमारे भूत के संघर्ष, त्याग और बलिदान के साथ साथ भविष्य की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब भूत के त्याग, बलिदान और संघर्ष के साथ साथ भविष्य की आकांक्षाओं को दर्शाता है। तो ये पूरा हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी क्या चीज को लेके था, तो जब संविधान बनकर लागू हुआ तो उस समय जो है यह विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाना चाहिए, और अगर नहीं माना जाना चाहिए तो इसमें फिर संशोधन कैसे किया जा सकता आने वाले समय में। तो प्रारंभिक जो कुछ निर्णय थे, जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला हो या बेरवाड़ी वाद हो 1960 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यह मानने से इनकार कर दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। मतलब उन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब प्रस्तावना यदि संविधान का भाग नहीं है तो उसमें आप संशोधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि संसद संशोधन कहां कर सकती है, संविधान में। और प्रस्तावना यदि संविधान का भाग है ही नहीं तो संसद संशोधन उसमें नहीं कर सकती है। फिर इसको जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दिया गया तो 1973 के केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और सांसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो शुरू के जो विवाद थे वो क्या थे कि बेरवाड़ी वाद हो या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया और इस प्रकार उसमें संशोधन की भी अनुमति नहीं दी और बोला कि अगर इसमें आपको संशोधन करना है तो संविधान सभा की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन बाद का जो बात हुआ 1977 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ में यह भी कहा केशवानंद भारती कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके जो मौलिक अवसंरचना है, जो आधारिक अवसंरचना है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये जब निर्णय आ गया तो आप देखेंगे कि अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक संशोधन हुआ, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए,
पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो ये हो गया पूरा कंट्रोवर्सी में, आप इतना अपने नोट्स में लिखेंगे। अब आइए कि जो प्रस्तावना है उसके कुछ उसमें जो निहित तत्व हैं या उनके दर्शन क्या है, मतलब प्रस्तावना में निहित जो शब्द है या उसके दर्शन जो है क्या है, तो उसके दर्शन को जो है इन 8 बिंदुओं के तहत आप जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला आते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो प्रस्तावना जिससे शुरू ही होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द जो है अमेरिका के संविधान वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। हम भारत के लोग का यहाँ मतलब है कि संविधान सभा कह रहा है, संविधान कह रहा है कि इसका जो निर्माण किया गया है हम भारतीयों के द्वारा किया गया है। इसमें कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, कोई बाहरी दबाव नहीं है। हम भारत के नागरिक अपने द्वारा संविधान को निर्मित कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इसको तो बनाया था संविधान सभा, तो भारत के नागरिक कैसे हुए? तो आपको यह पता रहना चाहिए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो भारतीय जनता के द्वारा किया गया था। तो यही हुआ हम भारत के लोग का मतलब कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय नागरिकों के द्वारा किया गया, उनकी इच्छा से किया गया, उनकी आकांक्षाओं को देखते हुए किया गया। और ये जो संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रहा था उस पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं था। अब आइए प्रभुत्व संपन्न। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है दो रूप में देखेंगे। प्रभुत्व संपन्न, आप इसको सोवर्जिनिटी भी कह सकते हैं, संप्रभुता संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि भारत जो होगा वो आंतरिक रूप से सर्वोच्च होगा। आंतरिक रूप से भारत क्या होगा, वो सर्वोच्च होगा और बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा। मतलब भारत के अंदर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो भारत के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेंगे। मतलब भारत के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मतलब भारतीय जनता लेंगे। मतलब आंतरिक रूप से हम निर्णय लेने में सर्वोच्च हैं, मतलब हमारा ही निर्णय मान्य होगा। और बाह्य रूप से हम स्वतंत्र हैं, मतलब बाहरी रूप से जो भारत कोई निर्णय लेगा, हमारा अमेरिका के साथ संबंध, जापान के साथ संबंध, कोरिया के साथ संबंध, यूएन में हमारा कैसा स्टैंड हो, वो क्या होगा, हम स्वतंत्र होंगे वो निर्णय लेने के लिए। और कोई बाहरी देश हम पे कोई जो प्रभाव है या कोई दबाव है वो नहीं डाल सकता। ठीक है, ये हो गया प्रभुत्व संपन्न। अब आइए समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी देखिए ये वर्ड जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और ये रूस के क्रांति जो 1917 में संपन्न हुआ उसी से जो है ये शब्द लिया गया, उससे प्रेरित होकर लिया गया। और समाजवादी अवधारणा को जब हम अपने संविधान में देखते हैं, उसको लागू करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है कहीं न कहीं प्रस्तावना में दिखाई देता है, जिसका वर्णन आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन है। तो समाजवादी शब्द का मतलब हुआ कि समाज में जो भी चीज उत्पादन होगा और जिनका भी वितरण होगा वो क्या होगा, समाज के हाथ में होगा। उसको सरकार जो है मतलब या पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीपति कुछ लोग उसको नियंत्रित नहीं करेंगे। तो ये हो गए समाजवादी, मतलब समाज में सभी प्रकार के उत्पादन और वितरण पे जो है समाज का अधिकार होगा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको अमेंड करके डाला गया और रूस से ये प्रेरित है। और समाजवादी वर्ड जो है कहीं ना कहीं भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में एक प्रयास हमको दिखता है। अब आइए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या इसको धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष कुछ मायने में अलग है और थोड़ा संकीर्ण एक शब्द लगता है। पंथ निरपेक्ष व्यापक शब्द है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष का ही आप उपयोग करें। पंथ निरपेक्ष, इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके रीति रिवाजों को आप अपना सकते हैं और उसके प्रचार प्रसार के लिए आप किसी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका आप प्रबंधन कर सकते हैं। उस पे जो टैक्सेशन लगेगा उसमें आपको छूट मिलेगा। तो पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म के मामले में जो है उच्चतम किस्म की स्वतंत्रता आपको जो है भारत में रहने वाले नागरिकों को प्राप्त होगा। ये होगा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब आइए लोकतांत्रिक। अब कभी कभी आप लोकतांत्रिक को अलग, गणराज्य को अलग, या कभी कभी लोकतांत्रिक गणराज्य को एक में डिस्कस किया जाता है। तो पहले करते हैं लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वर्तमान में
ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सफल लोकतंत्र है। हमने 17 बार शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में जो है स्थानांतरण किया है। अनेक देश जो भारत के समकक्ष आजाद हुए, आप देखेंगे कि वो शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण अब तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन भारत ऐसा सफल लोकतंत्र है जो 17वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, और उसमें जो है हम 17 बार जो है इस सत्ता को शांतिपूर्वक जो है एक पार्टी के हाथ से दूसरे पार्टी में स्थानांतरित कर पाए। यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है, जिसमें भारत के प्रत्येक जो 18 वर्ष या उससे अधिक के नागरिक है वो अपने प्रतिनिधि को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से जो है उसका चुनाव करते हैं, और वही भारत के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है वो भारत पे शासन करते हैं। तो ये हो गए लोकतांत्रिक। अब आइए गणराज्य। गणराज्य मतलब रिपब्लिक। इसका मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा देश होगा जिसका जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका वो क्या होगा, वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का ये मतलब है। जैसे आप ब्रिटेन का उदाहरण, जो ब्रिटेन में जो रानी है वो क्या है, वंशानुगत है। तो वो ब्रिटेन लोकतांत्रिक तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत क्या है, गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति फिर उसका बेटा राष्ट्रपति, नहीं। हर एक 5 वर्ष पे क्या होता है, उसके लिए चुनाव होता है। तो भारत जो है एक गणराज्य है, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। लेकिन ब्रिटेन जो है सिर्फ लोकतांत्रिक का गणराज्य नहीं है। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश कोई जरूरी नहीं कि गणराज्य होगा। भारत जो है गणराज्य है, और भारत में आप देखेंगे कि सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक और गणराज्य व्यवस्था जो लिच्छवी एक प्रदेश था वो बिहार में वैशाली में है। वहीं से शुरुआत हुआ था इस गणराज्य व्यवस्था का, और आज भी हमारे यहाँ गणराज्य की जो है एक सफल प्रणाली देखने को हमारे देश में हमें देखने को मिलता है। अब आइए स्वतंत्रता। प्रस्तावना में एक वर्ड है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको सभी प्रकार की स्वतंत्रता, मतलब आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है कि आपको क्या है, तो बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, मतलब भ्रमण की स्वतंत्रता है, विचार का स्वतंत्रता है, व्यवसाय का, व्यापार का, संघ बनाने का। तो कुल मिला के 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन यहाँ पे किया गया। तो स्वतंत्रता का भी व्यापक अवधारणा हमको प्रस्तावना में देखने को मिलता है, और प्रस्तावना चूंकि संविधान का आईना होता है तो वही चीज आपको परिलक्षित होता है भारतीय संविधान में। अब आइए बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है कि भारत के नागरिक कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और लिंग, इस 4 या इनके अलावा भी कुछ ऐसे चीजों को मानकर, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव करेंगे। आप जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, भाषा के आधार पर नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर, मतलब इसको ध्यान में न रखते हुए भारत का प्रत्येक नागरिक जो है आपस में भाईचारे की व्यवस्था को अपनाकर रखेगा। तो इस एक तरह से क्या हो, भातृत्व का माहौल पूरा भारत में होगा, और उससे भारत का एकता और अखंडता क्या होगा, प्रमोट होगा। ये कहता है सब बंधुता। तो ये 8 एलिमेंट जो है प्रियम्बल के बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इसको आप एक बार सुने और दूसरी बार प्रत्येक हेडिंग दे देके आप उसको कही गई अभी जो डिस्कस की जिन बातों को उसको आप छोटे छोटे अथी में लिख लें। अब आइए इंपॉर्टेंस। प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस जो है प्रस्तावना का तो आप देख ही चुके हैं, चूंकि प्रस्तावना जो है वो तो संविधान का आईना है। तो प्रस्तावना में आपको, आईना में आपको क्या दिखता है, आपका चेहरा ही दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखता है। तो प्रस्तावना में जो वर्ड है उसी का व्यापक वर्णन हमारे संविधान में है। तो अनेक संविधान के जो विशेषज्ञ उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी कहा, भविष्य फल कहा, उद्देशिका कहा, और उन्होंने ये माना कि कोई एक अननोन आदमी जो है, कोई एक अनजान व्यक्ति जो है, जो भारतीय संविधान को नहीं जानता, अगर वो भारतीय संविधान को जानना चाहे तो वो पूरा भारतीय संविधान तो पढ़ेगा नहीं इतना मोटा। तो वो क्या करे, एक बार प्रस्तावना को अगर पढ़ ले, चूंकि प्रस्तावना संविधान का आईना है, तो प्रस्तावना को पढ़ते साथ उसको क्या होगा, भारतीय संविधान का एक व्यापक जो रूपरेखा वो उसको समझ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है किसका, प्रस्तावना का। ठीक है। अब आइए इसका लिमिटेशंस, कुछ इसकी सीमाएं हैं। प्रस्तावना की क्या सीमाएं हो सकती है, तो इसको आप इस रूप में देखेंगे।
प्रस्तावना में जो भी चीज का वर्णन किया गया है, चाहे आप इन 8 शब्द को देखें या फिर पूरे प्रस्तावना को देखें, तो इंट्रोडक्शन में हमने एक दो सेंटेंस उसमें कहा था कि यह हमारे भूत के त्याग, बलिदान और संघर्ष के साथ साथ भविष्य की आकांक्षाओं को दर्शाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूत का दिखा रहा है, ये भविष्य का भी दिखा रहा है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं। तो लिमिटेशंस इसका ये है कि प्रस्तावना को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि भैया इसमें देखिए आप समाजवादी है तो क्यों भारत जो है समाजवादी व्यवस्था से इतर जो पूंजीवादी की तरफ जा रहा है, या इसको लेके दूसरा तरफ जा रहा है, पंथ निरपेक्ष है तो भारत जो है क्यों ऐसा कर रहा है, लोकतांत्रिक है तो ये इस बूथ पे क्यों ऐसा हो गया, भारत प्रस्तावना का तो लोकतांत्रिक है, इस बूथ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो आप प्रस्तावना को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि प्रस्तावना के जो शब्द है ना वो भूत के त्याग, बलिदान, संघर्ष के साथ साथ भविष्य की आकांक्षा को दर्शाता है। भविष्य में हमारा भारत कैसा हो, तो सुप्रीम कोर्ट आपको सीधा कर देगा कि ये भविष्य की आकांक्षाओं को दर्शाता है। तो आने वाले समय में हमारा भारत जो पूरी तरह से प्रभुत्व समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, ठीक है, स्वतंत्रता पे किसी प्रकार की बाधा नहीं, बंधुता होगा। तो आप प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रस्तावना जो भविष्य की आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। तो लिमिटेशन ये है कि प्रस्तावना को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके चैलेंज नहीं कर सकते कि ये चीज, ठीक है। अब आइए कंक्लूजन। कंक्लूजन इसमें यही है कि समग्र रूप से आप यही कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में प्रस्तावना का भारतीय संविधान में अति महत्वपूर्ण योगदान है, और इस छोटी सी उद्देशिका को ध्यान में रखकर, पढ़कर, समझकर कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान सभा के जो व्यापक सोच है, पवित्र सोच है, उसका जो सोचने का तरीका था उस पर अमल कर सकता है, और इससे निरंतर मार्गदर्शन लेके भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गए कंक्लूजन। तो एक बार आप पूरी समीक्षा को सुने, और दूसरी बार आप क्या करें तो प्रत्येक 6 हेडिंग के अंतर्गत प्रस्तावना को लिख के अभी डिस्कस किए गए बातों को अपने नोट्स में लिखें। ठीक है, ये आपको 2 से 2.5 पेज में ये पूरा हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका प्रस्तावना का पूरा नोट्स बन के तैयार हो गया। और हम जब क्वेश्चन करेंगे कि प्रस्तावना पे किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक बीपीएससी के द्वारा पूछे गए, तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन बस इतना ही। अगर आपको कोई इसमें डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।